Hello everyone, I welcome you all on behalf of IIT Ashram, a name that needs no introduction. स्पेशली जो लोग बड़ौदा से हैं, आप IIT आश्रम के बारे में डेफिनेटली जानते होंगे। एक बहुत ही रेनाउंड इंस्टीट्यूट है। 20 साल से कंसिस्टेंटली हमने टॉपर्स दिए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। लीडिंग इंस्टीट्यूट में 2 वजह से क्लेम करता हूँ। फर्स्ट इज़ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई, सबसे मैक्सिमम सिलेक्शंस आपको बड़ौदा में मिलेंगे IIT आश्रम से। सेकेंड, कन्वर्शन रेशियो, जितने स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ते हैं उसमें से कितने लोग क्वालिफाई करते हैं, वो नंबर सबसे ज़्यादा। अगली बात करें कि भाई खोज एग्ज़ाम की, तो ये खोज एग्ज़ाम के क्या फ़ायदे हैं। ये एग्ज़ाम एक्चुअली हम 16 साल से कंडक्ट कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम जो है ये एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी खोज ख़त्म होती है एक अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे टीचर्स के लिए, और हमारी एंड होती है अच्छे स्टूडेंट्स की तलाश में। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम आ जाते हैं। खोज एग्ज़ाम आपने दिया होगा एंड आई बिलीव आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। उसके पीछे 2 रीजंस मुझे लगते हैं। फर्स्ट थिंग, इस साल के अभी जस्ट एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, मोर और लेस आपके टर्म एग्ज़ाम्स, और कुछ लोग के आने वाले हैं। तो ऑब्वियसली आपने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की होगी। लास्ट ईयर आपने, उम्मीद करता हूँ, बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, तो उसके कॉन्सेप्ट भी फ्रेश होंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अगर आपका पेपर लास्ट ईयर के कुछ पार्ट पे और करंट ईयर के कुछ सिलेबस पे बेस्ड है तो आपका अच्छा परफॉर्म करना तो डेफिनेट है ही, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। खोज एग्ज़ाम देने के 3 रीज़न हैं। फर्स्ट, आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली आप अपने आप को बेंचमार्क कर सकते हैं अगेंस्ट द बेस्ट स्टूडेंट्स इन बड़ौदा अक्रॉस डिफरेंट स्कूल्स, क्योंकि ये एग्ज़ाम हर स्कूल के कुछ ना कुछ बच्चे से देते हैं। नंबर कुड वेरी, पर बड़ौदा के बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं, तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं आपको पता चलता है। सेकंड, आपकी प्रिपरेशन आज की डेट में कैसी है उसका आपको एक आइडिया लगता है, और यहाँ से कितना आपको इम्प्रूव करना है फाइनल एग्ज़ाम्स तक, वो भी थोड़ा सा एक पता चलेगा आपको। तीसरा, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि अगर आपने खोज एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इस चीज़ को कैपिटलाइज कर सकते हैं। स्कॉलरशिप आपके ऑब्वियसली परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपने 29 अक्टूबर से पहले रजिस्टर किया तो आपको एडिशनली 5% स्कॉलरशिप मिलेगी। इसका क्या मतलब है, जैसे परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड आप 40% स्कॉलरशिप के हकदार हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें कुछ बढ़ोतरी हो, तो उसका सबसे बड़ा या सबसे आसान तरीका हो सकता है आप 29 अक्टूबर से पहले एनरोल कर लें, तो आपकी स्कॉलरशिप 40 से बढ़ के 45 हो जाएगी। अगर आप 60% स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं, मतलब मिल रही है थ्रू खोज, तो 5% उसमें और जोड़ लीजिए, तो दैट मेक्स इट 65%। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। स्कॉलरशिप जो आपको एग्जिस्टिंग मिल रही है उसको और थोड़ा सा 5% बढ़ाया जा सकता है। तो होप टू सी यू सून, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, सो हम लोग खोज का क्लास 9th का पेपर डिस्कस करेंगे अभी। ओके, अगर हम लोग क्वेश्चन की डिफिकल्टी की बात करें तो कुछ कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन भी थे और साथ ही साथ कुछ बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस भी थे, राइट। सो इट्स अ मिक्स क्वेश्चन पेपर। डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज्ड फॉर सीइंग ओवर द हेड्स ऑफ अ क्राउड्स इज। अगर क्राउड्स है और उसके ऊपर से हमें कोई चीज देखनी है तो हम लोगों ने बेटा 8th स्टैंडर्ड के अंदर ये पढ़ा होगा, पेरिस्कोप, राइट। पेरिस्कोप के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक मिरर रखा होता है और यहाँ पे एक मिरर रखा होता है। सो अगर मान लो यहाँ पे क्राउड्स है, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, इसके ऊपर अगर मुझे देखना है तो यहाँ से जो लाइट आएगी वो ट्रांसफर होकर यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ हमारी आईज होगी, राइट। सो वी कैन सी इमेज ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच आर अबाउट दिस हाइट बाय द पेरिस्कोप। ओके, इसको जनरली हम लोग क्राउड्स नहीं बट जो सबमरीन्स होते हैं उसके अंदर यूज होता है, राइट। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पेरिस्कोप इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, राइट। विल मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। The velocity time graph of a body if a moving in a straight line is given as shown in the figure. The displacement and distance traveled by the body in 6 seconds are respectively. 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होगा ये फाइंड आउट करना है, और हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। तो हम सबको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है, एरिया अंडर ग्राफ,
ये हमको क्या देता है, एरिया अंडर ग्राफ हमको देता है डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो अगर हम लोग 0 से लेके 2 सेकंड का एरिया निकालें, यहां का एरिया निकालेंगे तो 4 इंटू 2 आएगा 8 मीटर। इधर से इधर तक का निकालें, सो मैं बोल सकता हूं कि 2 से लेके 4 मतलब कि 2 और 1 से -2 मतलब -2, तो प्लस नेगेटिव में 2 इंटू 2 4, राइट, ये नेगेटिव आएगा। उसके बाद देखें वापस 4 से लेके 6 और ऊपर भी हाइट है 2, सो प्लस 4 से ले सके 6 मतलब 2 हो गया और यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 2 4। सो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा +8 -4 +4, +4 -4 कैंसल, डिस्प्लेसमेंट विल बी 8 मीटर। एंड अगर डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है तो नेगेटिव चीजों को मैं हटा दूंगा। सो डिस्टेंस अगर हम लोग बात करें, सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 8 + 4 + 4 which will be equals to 16 meter. So I think correct option is option number A, right? I hope आपको ये question समझ में आया हो। We'll move forward to the next question. Okay, so हम आगे बढ़ते हैं question number 3 पे। Question number 3 देखो, 2 cars traveling towards each other on a straight road. 2 cars है straight road पे एक दूसरे की तरफ travel कर रही है। So let's say this is car A, this is car B. It is traveling along a straight road towards each other. Next, with a velocity of 10 meter per second and 12 meter per second respectively. इसकी speed 10 meter per second, इसकी speed 12 meter per second. Okay. Next, when they are at 150 meter apart, ये दोनों एक दूसरे से 150 मीटर दूर है. Both drivers apply their brake and each deaccelerates at 2 meter per second square. मतलब इसका एक्सेलरेशन भी है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका भी एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है आगे, अंटिल दे स्टॉप, राइट, दोनों ऑब्जेक्ट्स, दोनों कार एक जगह पे आके स्टॉप हो गई। फिर पूछा है हाउ फार अपार्ट विल दे बी व्हेन दे बोथ हैव कम्स टू स्टॉप। दोनों रुक गए तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम कार ए की बात करें तो उसकी मैं बोल सकता हूं कि इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद तुम्हें फाइनल स्पीड 0 बिकॉज रुक गई कार, ओके, एंड एक्सेलरेशन दे रखा है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस ट्रैवल कितना डिस्टेंस कवर किया, ए कार ने इधर से लेके इधर इस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो अगर ढूंढना है उसको मैं S1 बोल देता हूं। सो आई कैन अप्लाई v² - u² इज इक्वल्स टू 2as, right? So v square which is 0 minus u square which is 10 का square 100 is equals to minus में 2 into s, एक्सेलरेशन जो नेगेटिव है मैंने आगे लिख लिया। So s की वैल्यू आएगी -100 डिवाइडेड बाय -2 into 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 100 डिवाइडेड बाय 4 which is equals to 25 मीटर। मतलब कार A ने 25 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। सिमिलरली हम कार B का भी ढूंढ सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखा v² - u², तो इसी के अंदर इनिशियल स्पीड सिर्फ 10 की जगह पे हो जाएगी 12, बाकी सारी चीज सेम रहेगी। सो यहाँ जो 10 का स्क्वायर है 100, उसकी जगह पे 12 का स्क्वायर आ जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू 144, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 2 into 2, राइट। सो इसको मैं 12 into 12 अपॉन 2 into 2 विच इज इक्वल्स टू 6 into 6, 6 6 36। सो दूसरी कार ने जो डिस्टेंस कवर किया, बी कार ने जो डिस्टेंस कवर किया, वो कवर किया है 36 मीटर। सो अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बाकी बचा उसको मैं x बोल देता हूं। सो आई कैन राइट 25 + x + 36 इज इक्वल्स टू 150। सो 25 + x + 36 इक्वल्स टू 150। सो x विल बी इक्वल्स टू 150 - 25 - 36। ये कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा 89 मीटर, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 89 मीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉय स्टैंडिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ वॉल प्रोड्यूस अ लाउड साउंड, ही हियर्स एको ऑफ द साउंड आफ्टर 2.2 सेकेंड, राइट। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक पर्सन इधर खड़ा है, राइट, प्रोड्यूस अ लाउड साउंड, ही हियर्स एको आफ्टर 2.2 सेकेंड्स। 2.2 सेकेंड में यहां से जो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो टकरा के वापस आ गया। एको का मतलब साउंड जाएगा, टकरा के वापस आएगा, तब एको सुनाई देगा।
right? The velocity of sound in air is 340 meter per second. Speed of sound 340 meter per second given है. Distance between the wall and the boy is. Let's assume that this distance is d. यही distance हमें find करना है. So बेटा इधर बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग speed is equals to distance upon time का फॉर्मूला लगाएंगे sound के लिए. तो speed का फॉर्मूला क्या है? Distance divided by time. अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड की स्पीड कितनी है? 340 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस. साउंड ने बेटा 2.2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? इधर से यहां तक गया, टकरा के वापस आया. टोटल डिस्टेंस विल बी d प्लस d विच इज 2d अपॉन टोटल टाइम इज 2.2 सेकेंड्स. सो d कैन बी रिटन एज 340 इंटू 2.2 डिवाइडेड बाई 2. 2 से 2 कट कर लोगे तो आएगा 1.1. सो 340 into 1.1. This can be written as 34 into 11. इसको मैं लिख सकता हूं 340. 11 को कट कर लो, 10 प्लस 1 कर लो. So 340 प्लस 34. So कितना आएगा? 4 प्लस 3 7 into 3. 374 मीटर is the distance between person and the reflector या फिर wall. So आंसर आएगा 374. ऑप्शन नंबर C is correct answer, right? I hope you get this question. आगे बढ़ते हैं. Question number 5. A submarine sends out a signal. ये भी same type का question है. Receives an echo from the object after 5 seconds later. Calculate the speed of sound in water if the distance between the object and submarine is 3630 meter. So यहाँ पे कोई submarine है. यहाँ से कोई sound गया. Sound जो है वो कोई object से टकराया, टकरा के वापस आया और सबमरीन के पास आने में टाइम कितना लगा? साउंड को 5 सेकेंड टाइम लग गया. हमको इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पता है. डिस्टेंस जो है वो है 3630 मीटर. इतना डिस्टेंस है. स्पीड ऑफ साउंड पूछा है तो बहुत सिंपल, यहां से साउंड ट्रैवल किया, टकरा के वापस आया. सो टोटल डिस्टेंस जो साउंड ने ट्रैवल किया वो आएगा 3630 जाने का प्लस 3630 वापस आने का. टोटल ऐड करोगे 3030 60 हो जाएगा. 6 प्लस 6 12, ऊपर चला गया 1. 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7260 मीटर. इतना डिस्टेंस साउंड ने ट्रैवल किया. कितना टाइम लगा भाई ये डिस्टेंस कवर करने में? तो एको सुनने में 5 सेकंड आया. सो टाइम जो होगा वो आएगा 5 सेकंड. अब स्पीड का फॉर्मूला लगा लो. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 7260 डिवाइडेड बाई 5. राइट इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं. 7260 डिवाइडेड बाई 5. 7260 डिवाइडेड बाई 5. 5 1 जा 5 आएगा नीचे 2 22 4 जा 20 नीचे आएगा 2 6 26 5 जा करोगे तो 25 आएगा. बचा 1 1 0 10 5 2 जा 10 1452. 1452 is option number B. So this is speed of sound in water. Okay. I hope समझ में आया है. क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. What will be the work done in raising a velocity, raising the velocity of car weighing 2000 kg from 18 km to 24 km per hour. हमसे पूछा है what is work done. वर्क डन पूछा है. कैसे वर्क डन पूछा है? कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2000 kg. भले तुम्हें वेइंग लिखा है बट मास दे रखा है, राइट? 2000 kg. उसकी स्पीड मतलब इनिशियल स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर. 18 किलोमीटर पर आवर कैन बी इजीली कन्वर्टेड इन मीटर पर सेकंड बाय मल्टीप्लाइंग 5 by 18. सो आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड. उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी की है? 54 किलोमीटर पर आवर. 54 किलोमीटर पर आवर इसको कन्वर्ट करने के लिए 5 by 18 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकंड. सो मुझे एक कार की वेलोसिटी 5 से 15 तक ले जानी है. मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा ये पूछा हुआ है. तो बेटा हमको एक चीज पता है, वर्क जो होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल डेल्टा के. दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम. जितना भी वर्क होगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? सो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो आया उसको निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कर दो. काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv². सो आई कैन राइट हाफ into mass which is 2000 into v square 15 का स्क्वायर minus half into mass which is 2000 into initial speed का स्क्वायर. इनिशियल है 5 का स्क्वायर, राइट? सो इसमें से हाफ और 2000 कॉमन निकाल लो. बेसिकली 1000 कॉमन निकलेगा.
15 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकता हूं 1000 इंटू 15 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी करोगे आएगा 20, a माइनस बी करोगे आएगा 10। सो कितना आ जाएगा 200 और फिर ये 1000 के और 3 जीरो, इतना जूल वर्क करना पड़ेगा, 2 लाख जूल, राइट। आंसर इज व्हाट 2 इंटू 10 टू पावर 5, 2 लाख मतलब 2 इंटू 10 टू पावर 5 जूल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। हो सकता है कि ये क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम अभी तुमने नहीं पढ़ा होगा, बट यही चैलेंजिंग क्वेश्चन थे। कुछ कुछ बच्चे हैं जो आगे आगे भी पढ़ लेते हैं, सो आपको यही करना है और इसके लिए ही आपको कोई कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a person of mass 50 kg runs up a staircase of 40 steps in 6 seconds। 6 सेकंड में 40 स्टेप्स आगे चल रहा है। If the height of each step is 15 centimeter, then the power will be। अब यहां पे जो पावर होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ये पावर का फॉर्मूला होता है। अब मैं बोल सकता हूं कि जो वर्क किया वो कितना किया होगा, उसने जो अपना मास लेके ऊपर चढ़ा होगा, मतलब फोर्स लग रहा होगा mg जितना, और डिस्प्लेसमेंट किया होगा h जितना, तो mgh डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तुम्हें मास दे रखा है 50 kg, so I can write 50, ग्रेविटेशन दे रखा है 10 लेना है हमें, और h कितना होगा, तो बेटा देखो 15 सेंटीमीटर के 40 स्टेप्स चले हैं, सो एक स्टेप्स जो है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.15 मीटर, और ऐसे कितने स्टेप्स है 40 स्टेप्स है। दिस कैन बी रिटन एज 1.5 इंटू 4, 4 इंटू 1.5, 1.5 कैन बी रिटन एज 3/2 इंटू 4, 3/2 इंटू 4 करोगे कितना आएगा 6 मीटर, राइट। सो 6 मीटर उसकी हाइट है, 40 स्टेप्स चढ़ने से हाइट आ गई 6 मीटर। सो mgh में हाइट को लिख लेंगे 6, और ये टाइम कितना लगा था 40 स्टेप्स इन 6 सेकेंड। सो टाइम है 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 10 आएगा 500 वॉट। वॉट इज यूनिट ऑफ पावर, राइट। So 500 watt is correct answer question number 7 का, option number B। Okay, we'll move forward। Question number 8, right? Question number 8 पे आते हैं, देखो ध्यान से। When a body is projected vertically up from a ground, its potential energy and kinetic energy at point P are in the ratio 1:5। Okay, एक बॉडी है, ऊपर फेंक दिया इसको, okay? एक पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट है P। इस P पॉइंट पे उस बॉडी की जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है एंड काइनेटिक एनर्जी है उसका रेशियो है 1:5। सो आई कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज 1/5, रेशियो एट P पॉइंट गिवन है। इफ द सेम बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द हाफ ऑफ द प्रीवियस वेलोसिटी, ओके, मान लेते हैं यहां पे v से छोड़ा था, सेम बॉडी को मैं आधी स्पीड से छोड़ दूं, ठीक है, then at the same point what is the ratio of potential to kinetic energy, मतलब वापस वही P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, अगर नहीं आया वापस एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, ओके। वापस मैं बोल भी देता हूं, सुन लो ध्यान से। एक ऑब्जेक्ट को v स्पीड से छोड़ा, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आया, वहां पे पोटेंशियल एंड काइनेटिक का रेशियो आया 1:5। सेम ऑब्जेक्ट को v/2 से छोड़ा होता तो उसी सेम P पॉइंट पे पोटेंशियल काइनेटिक का रेशियो हमसे पूछा हुआ है, राइट। इसको मैं P डैश बोल लेता हूं, इसको K डैश बोल लेता हूं, इसका रेशियो पूछा है। तो बेटा देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे v स्पीड से छोड़ा है, v स्पीड से छोड़ा है ग्राउंड से, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी होगी, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। इस हाफ mv स्क्वायर को मैं लेट से कैपिटल K से डिनोट कर देता हूं, और यही उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी, सॉरी यही उसकी मैकेनिकल एनर्जी भी होगी। सो दिस इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। हम सबको पता है मैकेनिकल एनर्जी हर बार क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, राइट। सो अगर हम इधर पहुंच गए P पॉइंट पे, तो PE एट पॉइंट P प्लस KE एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी को मैंने ME बोल दिया, तो लेट्स से ME, और ये कांस्टेंट रहेगी, तो इधर भी PE प्लस KE ME के इक्वल ही होगी। अब हमको पता है P/KE 1/5 है, सो आई कैन राइट PE
5 टाइम्स पीई इज इक्वल्स टू केई। इधर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5p इज इक्वल्स टू केई। सो केई एट p पॉइंट को 5 टाइम्स पोटेंशियल, तो 6 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट p इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट p कैन बी रिटन एज मैकेनिकल एनर्जी अपॉन 6। ये आपको समझ में आया होगा कि इधर p पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी बाय 6 आ रहा है। यहां तक आई होप आपको क्लियर आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। अब बेटा इसी बॉल को सेम हाइट से जब मैं इधर से फेंकूंगा और सेम पॉइंट पे पहुंचा, तो सेम पॉइंट पे पहुंचेगा तो हाइट सेम रहेगी एज कंपेयर टू दिस, हाइट सेम रहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी इधर भी सेम ही होगी जितनी पहले थी, राइट। सो यहां की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको मैं पहले की मैकेनिकल एनर्जी बाय 6 लिख सकता हूं। ठीक है, अब इधर देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ये हुआ है दूसरे केस में कि हमने स्पीड को v/2 किया। अगर यहाँ पे स्पीड को v/2 करोगे तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ m इंटू v/2 का स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज 1/4 ऑफ हाफ mv स्क्वायर। 1/4 ऑफ हाफ mv स्क्वायर मतलब पहले की जो मैकेनिकल एनर्जी है अपॉन 4 जितनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी। पहले की मैकेनिकल एनर्जी मतलब यहाँ की, इस केस की जो मैकेनिकल एनर्जी उसको अगर me बोला है तो यहां सेकेंड केस की मैकेनिकल एनर्जी me/4 होगी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, राइट। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि इतनी एनर्जी लेके ये जब यहां पे पहुंचेगा, राइट, तो यहां पे उसकी जो PE डैश होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो तो सेम होगी फर्स्ट केस के जैसी। फर्स्ट केस में me/6 थी, me/6 ये उसकी वहां की एनर्जी थी, सेकेंड केस में भी सेम रहेगी, राइट। सेकेंड केस के लिए आई कैन राइट PE डैश प्लस KE डैश इज इक्वल्स टू ME डैश। ME डैश मतलब सेकेंड केस की मैकेनिकल एनर्जी, सेकेंड केस की मैकेनिकल एनर्जी मतलब यहां की मैकेनिकल एनर्जी, यहां की मैकेनिकल एनर्जी पहले वाले केस से me/4 है, राइट। सो आई कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू me/4। Now I know PE dash is me/6, so I can write me/6 plus KE dash is equals to me/4. So KE dash can be written as me/4 minus me/6. LCM लेके हम लोग इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। LCM आएगा 12, this can be written multiplied by 3me minus 2me whole by 12 can be written as me/12, right। So kinetic energy KE dash कितनी आई, me/12 आई, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, me/6 आई थी। तो P dash by KE dash आप करोगे तो me/6 whole by me/12, 12 जाएगा ऊपर, 6 जाएगा नीचे, me से me कैंसल, 2:1 is the final answer। ऑप्शन नंबर बी 2:1 is your correct answer, which is the ratio of potential to mechanical energy। आई होप आपको ये समझ में आया हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा चैलेंजिंग है। एक बार वापस इस सॉल्यूशन को चेक कर लो, वापस एक बार देख लो, आई होप आपको समझ में आ जाएगा, राइट। विल मूव फॉरवर्ड, बट एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं कर देता हूं कि ये जो खोज की एग्जाम हुई उसके ऊपर से आपको जो भी स्कॉलरशिप अवार्ड की हुई है, अगर आप 29 अक्टूबर से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो उसमें और 5% एडिशनल स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, राइट। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। दिस इज आल्सो वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं फटाफट, ध्यान से देखो। अ बॉल ऑफ मास 2 kg इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। यहां से हमने एक स्पीड से इसको फेंक दिया 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर from a height of 20 meter as shown in the figure. Determine the speed of the ball when the ball is at a vertical distance of 10 meter below the point of projection. मतलब यहां से 10 मीटर नीचे जब ये बॉल होगा, लेट से कहीं इधर होगा, ये बॉल इधर से फेंका ऐसे, और ये जब 10 मीटर नीचे होगा तब हमें क्या ढूंढना है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बॉल, राइट। आई होप क्वेश्चन समझ में आया। एक बॉल को एक जगह से फेंक दिया, उससे 10 मीटर नीचे उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो इट्स अ लिटिल बिट चैलेंजिंग क्वेश्चन। हम लोग वापस देखते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं ड्रॉ करता हूं। यहां से एक बॉल को कुछ एंगल पे फेंक दिया, ठीक है, ये बॉल ऐसे करते करते नीचे गिरेगा, राइट।
सो हमसे पूछा है कि जब ये 10 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो, मतलब कि ये बॉल इधर जब आया हो तब उसकी स्पीड हमको फाइंड करनी है। इधर की स्पीड हमको गिवन है, इधर की स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, इधर की हाइट भी टोटल गिवन है ग्राउंड से 20 मीटर। सो यहां पे जब उसकी हाइट ग्राउंड से देखोगे तो ऑब्वियस बात है ये पूरा 20 है, ये 10 है, तो ये जो हाइट होगी वो भी 10 मीटर होगी। तुमसे पूछा है यहाँ पे स्पीड कितनी होगी। सो रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, अगर थोड़ा बहुत बेसिक चीज पता होगी तो कर सकते थे कि मैकेनिकल एनर्जी जो सिस्टम की रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, विच मींस यहां पे जो मैकेनिकल एनर्जी है और यहां पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो दोनों इक्वल होगा। इधर की जो मैकेनिकल एनर्जी है कैसे निकाल सकते हो, मैकेनिकल इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, mgh से, हमें इस ऑब्जेक्ट का मास नहीं दे रखा है, हमें m ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, हाफ mv² से। आई कैन राइट मैकेनिकल इज इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस mgh। यहां की बात करें तो हाफ mv² में m हर जगह से कॉमन निकाल के I can write v² by 2, v is given 20, 20 का स्क्वायर 400 by 2 प्लस mgh में से m बाहर निकल गया, g into h, g is 10 और यहां की हाइट है ग्राउंड से लेंगे तो 20 आएगी, राइट। सो आई कैन राइट m टाइम्स 2 से कट कर लोगे आएगा 200 प्लस 20 into 10 करोगे आएगा 200, मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो है वो है 400 m। ये उसकी मैकेनिकल एनर्जी है और मैकेनिकल एनर्जी हर बार क्या रहती है, कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब तुमसे पूछा है कि जब ये 10 मीटर की हाइट पे आया तब स्पीड फाइंड करो, तो 10 मीटर की हाइट पे उसकी स्पीड v मान लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, सो 10 मीटर की हाइट पे पोटेंशियल आ जाएगा mg इंटू हाइट की जगह 10 लिखूंगा इज इक्वल्स टू योर मैकेनिकल एनर्जी विच इज 400 m। दिस कैन बी रिटन एज 400 m। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगाया है इधर, राइट। सो हाईएस्ट यहां पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगी एंड 10 मीटर बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे जो मैकेनिकल एनर्जी वो इक्वल रहेगी, राइट। सो यहां पे काइनेटिक हाफ mv², यहां पे पोटेंशियल mg इंटू 10 इज इक्वल्स टू 400 m। m हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। This can be written as v² by 2 plus g की वैल्यू 10 है और 10 है तो आएगा 100 is equals to 400। 10 को उस तरफ ले जाओ, v² by 2 is equals to 400 minus 100 300। v² can be written as 600, so v can be written as root of 600। root of 600 में से 100 बाहर निकाल के 10 root 6 लिख सकते हैं, राइट। सो फाइनल वेलोसिटी इज 10 root 6 मीटर पर सेकेंड। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 10 root 6, 10 root 6, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ग्रेविटेशन चैप्टर का है, सिंपल क्वेश्चन है, अगर एक बार रीड करोगे समझ में आया होगा। फिगर शोज द मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन एस इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, द सन एट द फोकस, यहां पे सन है, राइट। The shaded region, the shaded area A and B are also shown in the figure। यहाँ पे एक shaded region है A और यहाँ पे एक shaded region है B। ये A है, ये B है, right? उसके बाद देखा assume that shaded region का area equal है, ऐसा assume करना है। If T1 and T2 represent the time taken for the planets to move from A to B, A से B जाने में जो time लगा planet को वो T1 है and C to D जाने में जो time लगा वो T2 है, और ये दोनों का एरिया अज्यूम करना है कि सेम है, राइट। सो ये केपलर्स लॉ है बेटा। केपलर्स लॉ ये कहता है द लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वेप्ट इक्वल एरिया, द लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर दोनों एरिया इक्वल है तो टाइम इंटरवल भी सेम हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर अ हेवनली बॉडी विच हैज ट्वाइस द मास ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ, मास ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ एंड रेडियस थ्राइस दैट ऑफ अर्थ। हमारे पास एक बॉडी है जिसको मैं प्लेनेट बोल लेता हूं, तो लेट्स से MP, मास ऑफ दैट प्लेनेट इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ, वेयर कैपिटल M रिप्रेजेंट मास ऑफ अर्थ, and radius as thrice, तो radius of that planet
is 3 times capital R. Capital R represents radius of earth. What will be the weight of the book on this heavenly body if the weight on earth is 900 Newton? देखो भाई, weight on earth जो होता है, weight होता है mass into small g, mass into gravity. यहाँ पे g की वैल्यू हम सबको पता होता है 10, अर्थ के लिए g की वैल्यू 10 लेते हैं. हाँ, ये जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 900, राइट? सो g की वैल्यू जो है वो 10 है अर्थ के लिए. अगर हम कोई दूसरे प्लेनेट पे चले जाएंगे तो वहां पे वेट अगर निकालना है, मतलब वेट ऑन दैट प्लेनेट निकालना है, तो हो जाएगा मास इनटू जी ऑफ दैट प्लेनेट. जी ऑफ दैट प्लेनेट जो होगा वो कैसे निकलेगा? तो हम सबको पता है बेटा, जी का जो फॉर्मूला था वो था gm/r². gm/r², ये अर्थ के लिए फॉर्मूला था. अगर इसी को मुझे प्लेनेट के लिए करना है तो जी ऑफ दैट प्लेनेट इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ प्लेनेट इंटू रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर कर देंगे. सो यहां पे आएगा g इंटू मास ऑफ द प्लेनेट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ. रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब 3r का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9 टाइम्स r². सो दिस कैन बी रिटन एज 2/9 gm/r². gm/r² में मास ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो ये पूरी चीज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ हो जाएगी, मतलब स्मॉल g हो जाएगी. तो g ऑफ द प्लेनेट जो है वो 2/9 ऑफ अर्थ g है. सो g ऑफ प्लेनेट की वैल्यू इधर मैं लिख लेता हूं 2/9 ऑफ g ऑफ अर्थ. अब बेटा हमारे पास mg की वैल्यू गिवन है, मास इनटू ग्रेविटी दे रखा है 900. सो दिस कैन बी रिटन एज 2/9 ऑफ 900. 9 से 9 कैंसल, करेक्ट आंसर विल बी 200 न्यूटन. सो weight of the book on that planet will be 200 Newton. Option number B is correct. I hope आपको ये समझ में आया होगा. क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन बट सिंपल है. अ पैकेट ऑफ वेट W, हाँ जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसके लिए इजी है. A packet of weight W was to fall freely in a water tank with an acceleration A which is less than g. The magnitude of resistive force offered by the water is. देखो भाई, एक पैकेट है जो पानी के अंदर नीचे गिर रहा है. पानी में जब कोई नीचे जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगेगा, उस पे एक उसमें लिक्विड की वजह से रेजिस्टिव फोर्स भी लगेगा. तो लिक्विड का जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है उसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन g की जगह पे कितना है, स्मॉल a जितना है. तो तुमसे पूछा है कि बताओ ये रेजिस्टिव फोर्स कितना होगा. तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हम सबको पता है जो टोटल फोर्स लगता है कोई ऑब्जेक्ट पे वो होता है मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? हमें बेटा ऑब्जेक्ट का मास नहीं दे रखा है, हमें ऑब्जेक्ट का वेट दे रखा है. वेट होता है m टाइम्स g. तो यहां से मास को मैं लिख सकता हूं क्या, w/g, राइट? मास को मैं लिख सकता हूं w/g. अब मैं नेट फोर्स निकालता हूं, इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स. एक फोर्स बेटा ग्रेविटेशन का w जितना फोर्स नीचे है, और वाटर की वजह से, लिक्विड की वजह से जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है वो ऊपर लग रहा है. सो आई कैन राइट w minus f रेजिस्टिव फोर्स will be is equals to mass of the object multiply by its acceleration. f is equals to ma लगा दिया. So w minus f resistive is equals to mass की जगह पे मैं w by g लिख लेता हूं. So w by g into a. f resistive उधर ले जाएंगे, w by g इस तरफ लेके आएंगे, तो f resistive can be written as w minus w a upon g. w को कॉमन निकाल लेते हैं, आंसर आएगा 1 minus a by g. इतना रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होगा लिक्विड की वजह से. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट? ये चैप्टर सेकंड मतलब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन था. ओके, आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 13. 2 billiard balls A and B each of mass 100 ग्राम. दो बॉल्स है, दोनों का मास 100 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं. 0.1 kg, 0.1 kg. मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 10, मतलब ये भी 10 से आ रहा है और ये भी इस तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से. कोलाइड एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड, मतलब दोनों टकराए और वापस चले गए 10 मीटर पर सेकेंड से. कोलाइड एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड. द इंपल्स इम्पार्टेड ऑन ईच बॉल. इंपल्स क्या होता है?
सो बेटा हमको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अगर मैं इस टाइम को उस तरफ ले जाऊं तो फोर्स इनटू टाइम कैन बी रिटन एज डेल्टा पी। ये फोर्स इनटू टाइम जो वैल्यू है उसी को इंपल्स कहते हैं। सो इंपल्स कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू टाइम। बट इधर तुम्हें बेटा दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं वो मेंशन नहीं है, टाइम भी हमको मेंशन नहीं है कि कितने टाइम के लिए फोर्स लगा रहे हैं। तो हम लोग डायरेक्ट इंपल्स को किससे फाइंड आउट कर सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो मैं एक काम करता हूं, कोई भी एक बॉल उठा लेते हैं, लेट्स से ये बॉल ले लेते हैं, इसका मैं मास लिख लेता हूं 100 ग्राम विच इज इक्वल्स टू 0.1 kg। इसकी मैं इनिशियल स्पीड u बोल लेता हूं, कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब -10 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज कितने का आया? स्पीड में जो चेंज आ रहा, डेल्टा पी निकालना है अगर हमें, तो mv माइनस mu करोगे, mv माइनस mu करोगे तो m कॉमन निकाल के v माइनस u, चेंज इन द स्पीड। चेंज इन द स्पीड कितना आएगा? 0.1, 10 से -10 मतलब 20 का मैग्नीट्यूड वाइज चेंज आया है। तो मैग्नीट्यूड में लिख लेता हूं 20 इंटू 0.1 करोगे आएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड। ये चेंज इन मोमेंटम आया और इसी चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स भी बोल सकते हैं। डेल्टा पी इज इक्वल्स टू आई, राइट। सो करेक्ट आंसर इज 2 kg मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। We'll move forward. Question number 14. In a rocket, fuel burns at a rate of 1 kg per second. This fuel is ejected from the rocket with a velocity of 60 km per second. This exerts a force on the rocket equal to. अच्छा क्वेश्चन है ये। एक रॉकेट है, रॉकेट में फ्यूल बर्न हो रहा है, फ्यूल जो बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड दे रखी है। स्पीड कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बेटा फ्यूल जब रॉकेट के अंदर था तब मैं उसको बोल सकता हूं कि स्पीड उसकी 0 थी। रॉकेट से बाहर आया तो स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस कैन बी रिटन एज 60,000 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज हमें ऐसा यूनिट में चाहिए इसलिए मैंने ऐसा में कन्वर्ट कर लिया। सो आई कैन राइट इनिशियल मोमेंटम ऑफ फ्यूल इज 0 kg मीटर पर सेकेंड। 0 क्यों लिखा? बिकॉज इधर इसकी स्पीड 0 थी। फाइनल मोमेंटम जो है वो कितना है? 60,000 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय, ये तो स्पीड लिखी है, इनटू क्या करना पड़ेगा? मास करना पड़ेगा। तो एक सेकेंड में कितना मास बाहर निकला? सो क्वेश्चन में दे रखा है मास जो बाहर निकल रहा है उसका रेट है 1 kg पर सेकेंड। तो मास जो है वो है 1 kg पर सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक सेकेंड में 1 kg बाहर निकल रहा है, मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ द फ्यूल। सो ये आ जाएगा कितना? 60,000 ही आ जाएगा। फाइनल मोमेंटम 60,000, इनिशियल मोमेंटम 0, और कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज डेल्टा पी बाई टी। सो डेल्टा पी बाई टी करोगे तो कितना आएगा? 60,000 ही आएगा, 60,000 न्यूटन, बिकॉज टाइम 1 है, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 60,000 न्यूटन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। The force of 100 न्यूटन acts on a body of mass 2 kg for 10 सेकेंड। चलो लिख लेते हैं। फोर्स दे रखा है 100 न्यूटन, मास दे रखा है 2 kg, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। सिलेक्ट द करेक्ट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द फॉलोइंग। कितना चेंज इन वेलोसिटी ऑफ, मतलब डेल्टा वी पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सो आई कैन राइट फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम बेटा हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। मास कॉमन निकाल लेते हैं। मास अगर मैं कॉमन निकाल लूंगा तो यह आएगा v माइनस यू अपॉन टाइम। v माइनस यू जो है उसको मैं डेल्टा v बोल सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी। f इज इक्वल्स टू m बाई टी इंटू डेल्टा v। सो डेल्टा v कैन बी रिटन एज f इंटू टी डिवाइडेड बाई m। फोर्स कितना है? 100, टाइम कितना है? 10, मास कितना है? 2, 10 से कट कर लो 5 इंटू 100 आएगा 500 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द चेंज इन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो 500 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हाँ, मैं बोल सकता हूं कि 9th स्टैंडर्ड का जो पेपर था वो चैलेंजिंग टाइप में था, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा। Okay, and don't forget to register yourself at IIT Ashram before 29th October
to avail 5% additional scholarship. Okay, thank you everyone for viewing this video. Bye bye.